सेना के बड़े अधिकारियों का कुछ ऐसा बयान आया कि लगा कि सेना भी चुनाव लड़ने वाली है। बिना किसी प्रोवोकेशन के, बिना किसी वजह के वो पड़ोसी मुल्क को धमकियां दे रहे थे और हम देखने लगे, आगे पीछे ढूंढने लगे कि क्या कुछ घटना घटी है जिस वजह से उनको इस तरह के सियासी ऐसा बयान जो बड़की मारना जिसे हम कहते हैं, उस तरह का बयान वो देने लगे। तो सेना भी क्या अपनी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी बना रही है या सेना चुनाव लड़ने वाली है? क्या हो रहा है? जिस प्रकार से पाकिस्तान को लेकर के भारत में आम जनजीवन में राजनेता लोग बात करते हैं, मैं कई ऐसे अधिकारियों को जानता हूं, सेना के अधिकारियों को, जो उसी तर्ज पे, उसी लय में अब बोलना शुरू कर चुके हैं। आपने सुना ही, आप लोगों ने देखा ही कि किस तरीके की भाषा, किस तरीके का मस्कुलर पेट्रियोटिज्म इन लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया। पाकिस्तान को ये कर देंगे, पाकिस्तान को ये बिल्कुल गलत तरीका है, क्योंकि हमारी फौज में ये कभी हुआ नहीं। दूसरा, अब मोदी जी की बातें कोई सुनता नहीं है। देखिए, राजनाथ सिंह जी हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनकी बात तो कभी सुनाई नहीं देती। हाल में कई सेना अध्यक्षों ने अलग अलग समय पे ऐसे ऐसे बयान दिए हैं, जैसे कि हवाई जहाज की खरीद फरोख्त के ऊपर। आज वायुसेना की क्या कमजोर परिस्थिति है, इसको कौन कौन जिम्मेदारी लेगा? 11 साल से सरकार चला रहे मोदी जी, इन्हीं की जिम्मेदारी है। HAL नहीं चला पा रहे, इनकी जिम्मेदारी है। MiG-21 फेज आउट कर दिया, लेकिन तेजस मार्क 2 कहीं दिख नहीं रहा। अभी राफेल का 114 नए विमानों को खरीदने का इन्होंने बात किया था, आपको जान के हैरानी होगी, वो स्थगित हो गया है, पोस्टपोन हो गया है। आज 1 लाख से अधिक सैनिकों की कमी है हमारी सेना में। कई हजार वायु सैनिक कम है, नेवल ऑफिसर्स कम है। मैं सिर्फ ऑफिसर्स की बात कर रहा हूं। तो ऐसे माहौल में जिम्मेदारी कौन लेगा? मोदी जी को लेनी चाहिए। तो अब क्योंकि इनकी कोई सुन नहीं रहा, इनकी बातों में कोई वजन नहीं रहा, तो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे जो कुछ भी हुआ, उसके बाद कुछ सेना अधिकारियों ने, खास करके CDS साहब ने, अभी जो मैस्कुलर चीज इन्होंने दिखाया कि मैं मसलमैन हूं और पाकिस्तान का तो ये हाल कर देंगे और वो, ये सब पॉलिटिकल बातें हो गई हैं। इस प्रकार की भाषा इनकी बोलना, इनसे पहले आपने अनिल रावत को भी बिपिन रावत को भी सुना था, वो भी ऐसी मस्कुलर बातें करते थे, हकीकत से बहुत दूर। पाकिस्तान ने इसको किस तरह लिया होगा, चाइना ने इसको किस तरह लिया होगा, बांग्लादेश ने किस तरह लिया होगा, हम इसकी तो फिक्र कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि ये हमारी कूटनीति को भी तो प्रभावित करता है। ये जो हाल में जनरल साहब लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी बातें करी हैं पाकिस्तान को लेके और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को लेके, इतना बड़बोलापन जनरल साहब लोगों का इस समय पाकिस्तान को लेके, मसल देंगे, ये कर देंगे, फलाना कर देंगे, इसका कारण डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप पिछले कई महीनों से मोदी जी को आम भारतीय की भाषा में कहें तो पॉलिटिकली मसल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि पाकिस्तान और भारत का ऑपरेशन सिंदूर उसने रुकवाया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ट्रेड के ऊपर भारत जो बात नहीं कर रहा था, इसलिए इस समय सबसे ज्यादा जो टैरिफ लगा है उसने लगाया। हाल में यह मालूम चला है कि मोदी जी ने जो कुछ भी टेलीफोन पे इनके साथ, ट्रंप के साथ दिवाली के समय के लिए बात की, तो दिवाली के उपलक्ष्य में जो वहां से शुभकामनाएं ट्रंप ने भेजी, साथ में यह कहा कि अब तुम पाकिस्तान के साथ लड़ाई नहीं लड़ोगे। ये सारा का सारा जो मैस्कुलर खेल ट्रंप खेल रहा है वहां से, यहां मोदी जी के मुंह में दही जम गई है, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सेना अध्यक्ष, इन सब की वैश्विक कीमत बढ़ गई है, ट्रंप के नजर में कीमत बढ़ गई है। यानी इस समय दोबारा पाकिस्तान डार्लिंग ऑफ अमेरिका बन के बैठ गया है। चीन का तो वो बेटा है ही। यानी इंडिया के जो सर्कमस्टेंसेस हैं इस समय मिलिटरीली, वो इतने खराब हो चुके हैं कि मोदी जी अगर कुछ बोलेंगे, उसकी वैल्यू तो छोड़िए, उसका काउंटर आ जाएगा ट्रंप से। राजनाथ सिंह जी तो अब भूल जाइए कि कुछ बोल सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते। ब्रह्मोस जो अभी हाल में इन्होंने इंडक्ट किया, तो इनका कहना यह था कि पाकिस्तान का हर इंच, हर कोना कवर कर लेंगे। ये बोलने का क्या तात्पर्य है? क्या पाकिस्तान हमारे आधे भारत को उड़ाने के लिए काबिल नहीं है? अगर उसी तर्ज पे देखा जाए तो बिल्कुल है भाई। उसकी मिसाइलें दिल्ली तक तो आ ही सकती हैं, उसकी मिसाइलें राजस्थान, गुजरात, पंजाब तो आ ही सकती हैं।
उसकी मिसाइलें यूपी तक तो आ ही सकती हैं, मध्य प्रदेश आ ही सकती हैं। और क्या बचा फिर आपके पास? उधर चीन है, चीन की मिसाइलें आ सकती हैं, रॉकेट्स आ सकते हैं, ड्रोन्स आ सकते हैं, हवाई जहाज आ सकते हैं। तो ये जो अगेन वही वाली बात है ना कि अपना दिखाना कि देखो हम तो, अब किसको दिखा रहे हो भाई, राजनाथ सिंह जी से अगर पूछा जाए, क्योंकि ऐसी बातें, अब बेहुदा बचकानी तो मैं कह नहीं सकता, बुरा लग जाएगा किसी को, लेकिन ऐसी बातें करके आप गांव में लोगों के ताली तो पड़वा सकते हो कि देखो हमने मिसाइल, तुम ये मिसाइल चला नहीं सकते, चलाते तो ऑपरेशन सिंदूर में चला के पाकिस्तान को खत्म कर चुके होते, क्यों नहीं किया? वहीं वायुसेना अध्यक्ष कहते हैं हवाई जहाज नहीं है, नेवी की हालत अलग है, आर्मी सैनिक नहीं है। तो ये सब बातें सिर्फ राजनीति के तौर पे की जाती हैं। निशान साहब, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर का कल्मिनेशन होता है, अगर आप एनालिसिस करेंगे भारत ने उसमें क्या पाया? देखिए, सवाल मेरे मन में तो ये गूंजता है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे क्या क्या खोया। पाया तो हमने कुछ भी नहीं। अगर हमने कुछ पाया होता तो माहौल कुछ बदल चुका होता। आपने पूछा ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, मैं शुरू करता हूं कि भाई ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत क्यों पड़ी, कहां से टेररिस्ट आए, कैसे आ गए, कैसे उन्होंने पहलगाम अटैक किया, अलाउ किया गया होगा तभी आए होंगे। पहलगाम के बाद आपने जिस तरह से रिएक्ट किया, आपने ऑपरेशन सिंदूर, अगेन सिंदूर शब्द का इस्तेमाल आपने जो किया वो भी एक हिंदूवादी बिहेवियर को अट्रैक्ट करने के लिए किया, पुरुषवादी, और वो भी यही नॉर्थ इंडिया के अंदर ज्यादा उस चीज का चलन चलता है। आपने उस अपनी फिलॉसफी को वहां भी, चलिए कोई बात नहीं, आपने वो नाम यूज कर लिया। आपने उसमें क्या किया, कुछ हमला आपने किया, कुछ हमला उन्होंने किया। हवाई जहाज कितने गिरे, ट्रंप तो कह रहा 7 गिरे, यहां तो कोई कहानी नहीं पता चल रही, पाकिस्तान वाले कुछ कह रहे हैं, हम कुछ कह रहे हैं, सबूत एक नहीं दिखा पा रहा। यानी अगेन सिर्फ हवा में बातें, सिर्फ भटिंडा के जहाज का हम लोग के पास प्रूफ है कि कुछ गिरा, बताने को कोई तैयार नहीं। विदेशों में हमारी नाक कटी। ऑपरेशन सिंदूर की वजह से आज की तारीख में पाकिस्तान दूसरों का डियर फ्रेंड बन गया है, इंडिया अलग थलग पड़ गया है, हमारा कोई साथ देने को तैयार नहीं। हमने मिलिटरली क्या खोया, ये तो खैर सरकार बताएगी, सरकार से हम सवाल पूछ सकते हैं, सेना से नहीं पूछ सकते। लेकिन हमने इज्जत कितनी गंवाई, हमने अमेरिका के सामने अपनी इज्जत गंवाई कि ट्रंप आज तक हमको इतने महीनों तक उल्टा सीधा सुना रहा है, हमारे प्रधानमंत्री के मुंह में जुबान नहीं है कि बोल सकें, हमारे रक्षा मंत्री के मुंह में जुबान नहीं है बोल सकें, हमारे मीडिया में अलग अलग टाइप के प्रेस नोट चले जाते हैं या बाइट चली जाती हैं इन लोगों की, सिर्फ हवाई बातें। हमने क्या खोया, हमने अपनी इज्जत खोई, हमने अपना इंटरपर्सनल अलग अलग देशों के साथ व्यापार से लेके बाकी रिलेशंस खोए, और हमारी मिलिट्री कितनी पावरफुल है वो सामने आ चुका है। आज की तारीख में मोदी जी हैज फेल्ड इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी। ये मीडिया नहीं आपको दिखाएगा, वो सिर्फ राष्ट्रवाद के नाम पे नारे लगाएंगे, पर ग्राउंड रियलिटी और हकीकत ये है कि हमारी सरकार ने, इस समय की मोदी सरकार ने हमारी सेना के तीनों अंगों को बहुत कमजोर करके रख दिया। हमारे कितने रफाइल डाउन किए पाकिस्तान ने या हुए? अगर बातें छुप सकती, जो कोशिश इन्होंने भरपूर की, इन्होंने भरपूर कोशिश की कि हम किसी भी चीज को बयां ना होने दें, लेकिन वो नहीं हो पाया। कहीं हमारे सीडीएस साहब कहीं सिंगापुर विंगापुर में बैठ करके किसी को इंटरव्यू देते समय फिसल गई जुबान। अब सफाई का सवाल ही नहीं उठता। हमारे राजनाथ सिंह जी इतने महान हैं, सब कुछ कर सकते हैं, वो सफाई नहीं दे सकते। मोदी जी राम मंदिर का इनॉग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान से नहीं लड़ सकते, कभी सच नहीं बोल सकते, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। 24-25 बार ट्रंप ने कह दिया कि मैंने किया। अरे ट्रंप ने तो इतनी बार बोल दिया, हमारे यहां किसी में हिम्मत नहीं है कि ट्रंप को, क्योंकि जहां ट्रंप के लिए राजनीतिक आपने बयानबाजी की, आप ये मान करके चलिए हम रिसीविंग एंड पे आ जाएंगे। ये बहुत गलत बड़ी फहमी है, गलत फहमी कि इंडिया कैन काउंटर अमेरिका। नो, हमारी, माफ कीजिएगा, हमारी कोई हैसियत नहीं है कि हम चीन, रूस और अमेरिका जैसे देशों से अपने आप को कंपेयर करें, किसी भी लिहाज पे नहीं कंपेयर कर सकते। चाइना और अमेरिका जैसे कंट्रीज की इकोनॉमी से हम अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते, डिफेंस सर्विसेज से हम कंपेयर नहीं कर सकते। देयर इज नो चांस।
हमारे इतने बड़े एक अधिकारी ने साफ कहा कि हमें सप्लाईज नहीं मिल रही हैं। हमारी जो सैंक्शन चीजें हैं, जो एम्यूनिशंस हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, वो नहीं हमारे आ रहे हैं। हमारे इतने बड़े अधिकारी अगर ये खड़े होकर के कह रहे हैं कि वी आर शॉर्ट ऑफ इक्विपमेंट, वी आर शॉर्ट ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन, तो इससे तो आप कह रहे हैं हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, हम तो छोटे छोटे मुल्कों के आगे कमजोर लगेंगे। असलियत में राफेल हो या अन्यथा पैसे इन्हें चाहिए। जब तक मोदी जी की झोली, वो कहते हैं ना झोला उठा के चल दूंगा, वो झोला बहुत बड़ा है, जब तक इनके और बीजेपी के झोले में पैसे नहीं आएंगे किक बैक के, तब तक ये कुछ करेंगे नहीं। और इसी वजह से आज की तारीख में हमारे पास लड़ाकू विमान कम, हमारे पास मिसाइल्स कम, हमारे पास ड्रोन्स बहुत कम, हमारे पास सैनिक बहुत कम, हमारे पास हमारे नौसेना की हालत दुबली। आज हम किससे कंपेयर करते हैं अपने आप को? पाकिस्तान से। हम इतना बड़ा देश हो के पाकिस्तान से खुद को कंपेयर करते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि अरे पाकिस्तान से हम ज्यादा पावरफुल हैं। निशान साहब, कोई एनालिसिस में पढ़ रही थी जहां वो ये कह रहे थे कि उनकी एयरफोर्स हमसे बेहतर है। मैं ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तानी बेटर हैं, पर मैं जरूर कह सकता हूं कि वी नीड बेटर इक्विपमेंट एंड बेटर फोर्सेस। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि मिग 21 खत्म हो गया, चला गया, रिटायर हो गया, और हमारी वायुसेना जो 32 स्क्वाड्रन शॉर्ट थी, अब कितने स्क्वाड्रन शॉर्ट होगी? कहां है वो दूसरे जहाज? तो मालूम चलता है जीई अब नेक्स्ट ईयर 20 इंजन और देगा तेजस के लिए। ऐसी कहानियां सुनने को मिलती जो ऑलरेडी बहुत लेट है। नए राफेल खरीदने हैं, अब उसका सौदा पोस्टपोन हो गया है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ये प्रॉब्लम्स दिखा दिखा करके जो हमारे वायुसेना को कमजोर कर रहे हैं। असली हायरिंग हो ही नहीं रही है। जो सैनिक को, जो 20-20 साल को सैनिक काम करना चाहिए, वो है नहीं हमारे पास। अधिकारी वो शॉर्ट है, नोबडी इज इंटरेस्टेड। कोई काम नहीं करना चाहता है फौज में। सोशल मीडिया पे जरूर वो लगे रहेंगे, भारत माता की जय, हम पाकिस्तान को मार देंगे और हम सेना का सम्मान करते हैं। ये जितने सोशल मीडिया पे सेना का सम्मान करने वाले लोग हैं, ये सेना में जाके काम क्यों नहीं करते? आरएसएस ने कहा कि हम बहुत शॉर्ट नोटिस में, 3 दिन के शॉर्ट नोटिस में हम सेना के लिए अपनी फौज भेज सकते हैं। जो किसने कहा? आरएसएस किसने? आरएसएस ने, वो कौन है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ये कहाँ रजिस्टर्ड है? ये ऐसे फर्जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक फर्जी संस्थान बना के ब्लैक का पैसा में अपना बिजनेस करने वाले, जो हमारे देश के संविधान और तिरंगे का अपमान करने वाले, जो अपने अब्बा हेडगेवार और गोलवारकर का कहीं नाम ना ले पाने वाले, ये ऐसे जो अपने रज्जू भैया और सुदर्शन का कहीं दुनिया में नाम ना ले पाने वाले लोग, ये हमारे देश को सिखाएंगे? ये एक फर्जी संस्था, देशद्रोही संस्था, दिस इज अ फ्रॉड संस्था। ऑफ कोर्स इट इज द मदर ऑफ बीजेपी। क्या आरएसएस कहती है 3 दिन में वो सेना तैयार कर देगी? 3 दिन के शॉर्ट नोटिस में हम देश की सीमाओं में पहुंच करके देश की हिफाजत करने के काबिल हैं। सवाल ये उठता है कि इन 11 सालों में वो इनकी 3 दिन वाली सेना न चीन का सामना कर पाई, न पाकिस्तान का सामना कर पाई, कहीं दिखी ही नहीं। इनकी जो सेना है वो मवाली लोग हैं जो मस्जिदों के सामने जा करके डीजे पे बेहूदगी करते हैं। इनकी वो सेना है जो गौरक्षा के नाम पे मॉब लिंचिंग करती है। इनकी वो सो कॉल्ड सेना है आरएसएस की, जो अगर कोई रैशनल टॉक कर दे तो उसको फिर गलत सलत बोलते हैं। और ये वो सेना है जो कहीं भी जाकर के सिर्फ गांव देहात में लड़ सकती है अपने ही लोगों से। बाकी ये चड्डीधारी डंडा लेकर के तो सांप नहीं मार सकते। हम मेक इन इंडिया की बात करने लगे हैं 2014 से। व्हाट इज मेक इन इंडिया? असेंबल इन इंडिया की हम बात करें तो समझ में भी आता है, लेकिन किसके लिए बनाओगे? किसको बेचोगे? ब्रह्मोस को लेकर के ये बात करते हैं कि भाई अलग अलग देशों से हमारे लिए इंडियन इन्वेंट्री आ रही, खरीदेंगे। तो ब्रह्मोस कल थोड़ी ना पैदा हुआ है। रूस और भारत का एक बहुत पुराना, कई वर्षों पुराना प्रोजेक्ट है। बहस चली थी कि भाई इंडिया ने ड्रोन भेजे थे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के ऊपर, मालूम चला वो इजरायली ड्रोन थे। तो हम मेक इन इंडिया के नाम पे अब असेंबल इन इंडिया करने लगे हैं। दूसरे देशों से माल सामान आता है, यहाँ पे हम असेंबल करते हैं। बिल्कुल सही बात है, मेक इन इंडिया हो जाता है, मेड इन इंडिया नहीं हो पाता। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की अगर आप बात करते हैं तो विंग कमांडर व्योमिका सिंह और लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी को
सामने रख के जबरदस्ती दो महिलाओं को बिठा करके फौजी यूनिफॉर्म, क्योंकि वो कर्नल हैं, विंग कमांडर हैं, पाकिस्तान के साथ फ्रिक्शन है। तो ये किसका आइडिया था कि फालतू का ये नौटंकी करवाएं? माफ कीजिएगा, हम कब से ये फौजी ब्रीफिंग पब्लिक में देने लगे? हम कब से आर्मी, एयरफोर्स, नेवी वाले, हम कब से इस देश के अंदर हर फ्रिक्शन, एवरीडे फ्रिक्शन को पब्लिकली दिखा के मस्कुलर पेट्रियोटिज्म दिखाने लगे? अगर इतना ही था तो मेरे राफेल और मिराज 2000 कितने गिरे वो भी दिखा देते। वहां आकर के बोलती बंद हो जाती है। लेकिन महिलाओं को आगे करके ये दिखाना, और उसमें थैंक यू मिस्टर मोदी, आपने ये जानबूझ के जो नौटंकी क्रिएट करी दिखाने के लिए, ये जो आपने, माफ कीजिएगा, ये जो आपने बेवकूफी की, इसका पहला नतीजा तो ये हुआ कि बीजेपी वालों ने तो यहां तक चले गए कि सोफिया कुरैशी अपने भाइयों को, आतंकवादियों को, मतलब इस तरीके की यही गंदी मैं कह भाषा रही इस्तेमाल शुरू कर दी। आपका डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस करे ब्रीफिंग भाई। फ्लिप साइड आती, दुश्मन मुल्क से आती तो सबर हो जाता ना। अपने ही मुल्क के लोग दुश्मन मुल्क अपने ही हंस रहा था, दुश्मन मुल्क हंस रहा था, तुम ये सब क्या कर रहे हो? और हमारे लोग जो व्योमिका सिंह को फाइटर पायलट बना करके अटैक करवा रहे थे इस्लामाबाद पे, और जो सोफिया कुरैशी को बॉर्डर पे तोप चलवा रहे थे, ये नहीं जानते थे कि ये दोनों प्रवक्ता मात्र हैं। फिर उनसे क्या ही अपेक्षा की जाए जब वो उल्टा सीधा बोलने लगेंगे। जयशंकर साहब का नाम लिया आपने, आजकल तो वो कितनी दबी आवाज में बात करने लगे हैं, तो एकदम से मसल फ्लेक्सिंग, और ये लग रहा था कि सबके बाजू मरोड़ सकते हैं हम, और एकदम से हम एकदम टिमिड, एकदम दबे कुचले से बन गए हैं। ये इतना बड़ा चेंज आया है पिछले 6-8 महीने में, या ट्रम्प के आने के बाद, कि यकीन ही नहीं होता ये वही देश है, ये वही सरकार है। भारत में सरकार तो नहीं बदल गई, वही सरकार है, वही एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है। हमारे देश में जो फिलहाल सरकार है केंद्र की, और उसके जो मंत्री दो चार हैं, ये तभी आपको शेखी बगारते हुए मिलेंगे जब अमेरिका, चाइना जैसे का हाथ हमारे कंधे पे हो। जयशंकर हो, मोदी हो, इन लोगों को ये जरा भी कतई अंदाज नहीं था कि ट्रंप इतना बुरा बदला लेगा उस दिन का, कि जब मोदी जी मिलने उसकी नहीं रैली गए में थे। नहीं गए। देखिए, मैं दो बातें इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि हमारे देश में पाकिस्तान और हमारी सेना को लेकर के बड़े डिस्कशंस होते हैं कि हमारी सेना बहुत पावरफुल है और पाकिस्तान को हम किसी भी दिन मसल सकते हैं। मेरा मानना ये है कि हमारी सेना इस समय काफ़ी कमज़ोर है, और ये मैं ही नहीं, सेना अध्यक्ष अलग अलग पांख के कह चुके हैं। पाकिस्तान से कंपेयर करना है, मेरे ख्याल से सैनिक और वायुयान और लड़ाकू, ये कंपैरिजन में जाने के बजाय हमें राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की कंपैरिजन करनी चाहिए, और साथ में पॉलिटिकल विल की। कहते हैं ना कि हम एक बदमाश पे एक छींट फेंकेंगे तो वो पूरा कीचड़ फेंकेगा। तो किसी भी हालात में हम रेडी नहीं हैं किसी भी प्रकार के कन्वेंशनल युद्ध के लिए। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी सेनाएं दुर्बल हैं, लेकिन हमारी सेनाओं की कैपेबिलिटी जरूर क्वेश्चन मार्क है, खुद सेना अध्यक्ष लोग बोलते हैं। रही बात, हमारा सिर्फ एक दुश्मन नहीं है, चीन भी हमारा दुश्मन है, भले ही मोदी जी का दोस्त हो। पूरे ईस्ट से लेकर के नॉर्थ इंडिया में जितना भी एलएसी बॉर्डर है, उसमें वो घुसा हुआ है, उसे हम निकाल नहीं पा रहे। और इस तरीके की बातें करना कि मिलिट्री हमारी बहुत पावरफुल है, कहीं कुछ सर्वे वर्वे भी हमने सुना आ गया है, बट दीज आर ऑल मीनिंगलेस थिंग्स। चाइना, अमेरिका एक समान है मिलिट्री पावर में। अगर हम इतने पावरफुल होते तो पाकिस्तान को हम सच में खत्म कर चुके होते, है ना मोदी जी? और यहाँ तक कि सेना के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग अब मिलने लगे हैं जो पाकिस्तान की जासूसी करते हैं, फलाना करते हैं। तो आई थिंक अंत में मैं यही कहूंगा कि हर वर्दी को सलाम है, लेकिन उसमें छुपे शैतान को पहचानना भी कभी कभी जरूरी होता है।